अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी के बारे में और ख़ासकर हेमेटोपोइसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले हेमेटोपोइसिस को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट कि हेमेटोलॉजी है क्या। देखिए, हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब ब्लड है क्या और ब्लड के क्या क्या इस्तेमालात है बॉडी के अंदर, इसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब हेमाटोलॉजी के अंदर हमारे पास जो हम ब्लड को स्टडी करते हैं ना, उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक फ्लूइड पोर्शन होता है और एक हमारे पास सॉलिड पोर्शन होता है। जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर पोर्शन कहते हैं। और सेलुलर पोर्शन में हमारे पास कितने सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज के अंदर हमारे पास फिर न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स और इसके साथ प्लेटलेट्स, ये फिर अलग है। ये सारी चीज़ें हमारे पास फिर क्या है, सेलुलर यानी सॉलिड पोर्शन कहलाता है इसको। अब ये जो पूरा ब्लड है ना, ये किस तरह बनता है, बनने के अमल को हम कहते हैं, ब्लड के बनने के अमल को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस कहते हैं उसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first one is the formation of blood cellular component. In cellular component means solid component. Fluid तो मैंने बता दिया ना, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. So we don't have any concern in this lecture about the fluid portion. We just take to the cellular portion, that how these cells are made. ये किस तरह बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं. All the blood cellular component is derived from the hematopoietic stem cell. जितने भी सेल्स होते हैं ये हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं. स्टेम सेल मतलब जो बिल्कुल बुनियादी, यानी जिससे यू कैन से, जिस तरह दरख्त में जो है ना एक स्टेम होता है, स्टेम से डिफरेंट जो हमारे पास शाखें होती हैं ना दरख्त की, वो निकल रही होती है ना, इसी तरह हमारे पास ये भी एक स्टेम सेल्स है जिससे हमारे पास जितनी भी सेल्स है वो बन रही होती है. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट दिस इज the scheme, या you can say the schematic structure of the hematopoiesis. सबसे पहले ये स्टेम सेल है. स्टेम सेल से दो किस्म के सेल्स बनते हैं. एक माइलाइट सेल बनता है जिसको हम कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर कहते हैं. प्रोजेनेटर इसको कहते हैं ना, प्रो मीन पहले, प्रोजेनेटर जिससे मतलब वो सेल जिससे बाकी जनरेशन क्या होती है, बाकी जनरेशन उससे पैदा होती है, जिसको हम प्रोजेनेटर कहते हैं. दैट्स वाई इधर भी प्रोजेनेटर लिखा है, इधर भी प्रोजेनेटर लिखा है, क्योंकि इससे बाद में सेल्स बनते हैं. ये लिम्फॉइड है, ये माइलाइट है. ठीक है. लिम्फॉइड से क्या बनते हैं, लिम्फॉइड से सिंपल आप लोग समझे कि इससे हमारे पास लिम्फोसाइट्स बनते हैं और नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं. और माइलाइट से क्या क्या बनते हैं, माइलाइट से जितने बाकी सेल्स हैं, यानी एरिथ्रोसाइट, यानी जिसको आरबीसीज कहते हैं ना. एरिथ्रोमीन, एरिथ्रो हम कहते हैं रेड को, साइड हम कहते हैं सेल को, यानी रेड सेल. मास्ट सेल, माइलोब्लास्ट और हमारे पास है मेगाकैरियोसाइट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स भी कहते हैं. अच्छा, ये नेक्स्ट इससे माइलोब्लास्ट से फिर बेजोलोपिल, न्यूट्रोपिल, एजोनोपिल और ये मानोसाइट बनते हैं. मानोसाइट हमारे पास इनएक्टोफॉर्म है, इसका एक्टोफॉर्म क्या है, मैक्रोपेज है. अब ये जो पूरी सेल्स है ना, इसमें कुछ सेल्स क्या करते हैं, अपना अपना काम दिखाते हैं. यानी कुछ सेल इस तरह करते हैं कि ये इम्यूनिटी में, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ात में हेल्प करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल किलर सेल हो गए, या लिम्फोसाइट्स हो गए, या बेजोपिल, न्यूट्रोपिल और मानोसाइट, ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये आपके डिफेंस सिस्टम में हेल्प करती है. ठीक है. सो हेमेटोपोइटिक स्टेम से अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम जो है ना, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है क्या. ये लोकेटेड होते हैं, इसकी लोकेशन है बोन मेरो में, ये पाया जाता है. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर इट कैन सेल्फ रिन्यूअल. देखें, जितनी भी सेल्स की वो होती है ना, प्रोलिफरेशन होती है, यानी उसकी डिवीजन होती है ना, तो डिवीजन में हमेशा याद रख के एक सेल से दो सेल्स बनते हैं. लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जब दो बन जाते हैं ना, तो ये सेल्फ रिन्यूअल करती है, यानी खुद जो है ना दो में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि खुद अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखती है. यानी अपनी एंटाइटी को, अपनी शख्सियत को, अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं करती. दो बनाती है लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं करती, स्टिल रहती है. वंस हेमेटोपोइटिक प्रोलिफरेट
दे आर प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। जैसे ही ये इसके टू डॉटर सेल बन जाते हैं, वन स्टेम सेल विल रिमेन, एक स्टेम सेल हमारे पास रिमेन नहीं जाता है, जो स्टेम सेल जिस तरह मैंने आपको बता दिया, और जो बाकी स्टेम सेल है उससे हमारे पास दो, यानी या तो माइलॉइड बनता है या लिम्फोइड बनता है, जिस तरह पिछले वाले स्लाइड में मैंने बता दिया। दोस्तों दैट गिव्स राइज टू ब्लड सेल्स टाइप्स इंक्लूडिंग लिम्फोइड स्टेम सेल क्या है, जो टी सेल्स को, यानी टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, और नेचुरल स्केलर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, इज द टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। जो नेचुरल किलर सेल है इनके सेल, ये साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट है। साइटोटॉक्सिक मीन जो मतलब आपके अक्सर वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है ना, तो वायरस आपके पूरे की पूरे सेल को क्या करती है, टारगेट सेल को कैप्चर कर लेती है। तो फिर बॉडी ने क्या करना होती है, बॉडी ने ये करना होता है कि उसी सेल को किल करे। तो उसी सेल को जब किल करे ये, तो ये कौन करता है, नेचुरल किलर सेल करता है। मॉयलॉइड स्टेम सेल जिसको हम मोनोसाइट कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, मैक्रोपैच का इनेक्टोफार्म है, न्यूट्रोपिल है, बेजोपिल है, इजोनोपिल है, रिथ्रोसाइट, मेगाक्रोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। लीनिएज, लीनिएज मीन कि किस लीनिएज यानी किस लाइन के लाइन पे जो है ना इसकी प्रोडक्शन होती है। यानी स्टेम सेल से जब हमारे पास कोई सेल बनता है ना, तो इसकी क्या क्या मतलब वो कौन सी लीनिएज पे ये हमारे पास बनती है। इस तरह अगर हम देखा जाए ना, लीनिएज को आप लोग ये भी कह लें कि मतलब उसकी क्लासिफिकेशन, जिस तरह एरिथ्रॉइड सेल है, तो ये एरिथ्रॉइड सेल कौन सा है, आरबीसी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं या एरिथ्रॉइड सेल भी इसको कहते हैं। तो इसका काम क्या है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी। अच्छा, ये क्या करती है, ये असल में हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करती है। रेटिकुलोसाइट एरिथ्रोसाइट आर फंक्शन एंड आर रिलीज इनटू ब्लड। रेटिकुलोसाइट्स जो कि हमारे पास फुली मिच्योर जो एरिथ्रोसाइट होता है ना, उससे पहले वाला स्टेज को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट कहते हैं। ये दोनों रिलीज हो जाते हैं किधर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। लिम्फोइड का क्या काम है, कार्नरस्टोन, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कार्नरस्टोन का मतलब ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब द एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। लिम्फोइड बहुत ज़्यादा, लिम्फोइड सेल जिसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जिसमें मैंने पहले बता दिया आप लोगों को ना, बहुत ज़्यादा एक कॉर्नरस्टोन रोल है इनका, किसमें, डिफेंसिव सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम में। टी सेल, बी सेल, जिसमें ये दो सेल्स पाए जाए। क्रिनोसाइट, माइलॉइड सेल, जिसमें मेगा क्रियोसाइट पाए जाए, मैक्रोपैच जिसको कहते हैं ना, जो हमारे हेल्प करती है इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हमारे पास बाई बर्थ होती है, और एडाप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आफ्टर बर्थ जो है ना आपकी इम्यूनिटी जब डेवलप होती है ना, तो उसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ द हेमेटोपोइसिस। देखिए ये माइलॉइड है, सॉरी ये क्या है, ये स्टेम सेल है। क्लियर, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, आपको ये वाज़े हो जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट वन इज दैट द प्रोजेनेटर माइलॉइड, दिस इज द लिम्फोइड। देखें माइलॉइड से कौन कौन से बनते हैं, ये सारे बनते हैं। माइलॉइड से जो बनेंगे उसमें एक माइलोब्लास्ट होगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास मेगाक्यूरोसाइट होगा, और प्रो एथ्रोब्लास्ट होगा। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मीन के एरिथ्रोसाइट का एबनॉर्मल फॉर्म। इसके बाद बेजुलोपेरिक एरिथ्रोब्लास्ट, ये सारे इसके स्टेजेस है, ये भी सारे इसके स्टेजेस है। और ये माइलोब्लास्ट में हर एक जो जितने भी वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, WBCs है, इसके अपने अपने स्टेजेस है। इसको आप लोग बिल्कुल इस तरह रटा लगाए कि मेरे नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है, क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, लेट्स कम टू द, लेट्स टर्न इनटू द अनदर स्लाइड। Okay, let's zoom it out. That's good. नेक्स्ट लोकेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस की लोकेशन किधर है, देखिए बर्थ से पहले जब फीटस के अंदर, यानी फीटस के अंदर जब बेबी होता है ना, तो इसमें जो हेमेटोपोइसिस अकर होती है वो यॉक सैक एम्ब्रियो होता है। ठीक है, उसके जो तेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके सैक के जो सैक होता है ना, उसमें जो यॉक पाया जाता है ना, वही जो है ना, वही हमारे पास हेमेटोपोइसिस पाई जाती है। और जब लेटर होता है ना,
जैसे जैसे बच्चा जो है ना वो 9th मंथ जो हमारे पास प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, जैसे जैसे बच्चा जो है ना वो 9th मंथ की तरफ बढ़ रहा होता है, तो लेटर स्टेज में फिर लीवर, स्प्लीन, थाइमस और इसमें जो है ना ये सारा कुछ जो है ना हेमेटोपोइसिस पाए जाते हैं। रेड बोन मेरो बिकॉज बिकम द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ। फिर जब लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ होते हैं ना, यानी 6 महीने के बाद जो फीटस का वो ड्यूरेशन है ना, उसमें लास्ट 3 मंथ जो है ना उसमें मोस्टली जो प्राइमरी साइट है हेमेटोपोइसिस का वो है रेड बोन मेरो। यानी एक रेड बोन मेरो होता है, एक येलो होता है ना, तो बच्चों में रेड बोन मेरो पाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम यानी जितनी भी जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो रेड बोन मेरो है वो रिप्लेस हो जाती है किससे? येलो बोन मेरो से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये देखें, is a source of blood after birth and throughout the life. However, maturation, activation and subluation of lymphocytes occur in secondary lymphoid organs, spleen. लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम, इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी है वो है, अच्छा लेकिन जो मेचोरेशन, हाई और मेचोरेशन, एक्टिवेशन सम प्रिपरेशन ऑफ लिम्फोइड्स अकर इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स है ना उसकी मेचोरेशन होती है, स्प्लीन है, थाइमस है एंड लिम्फ नोड्स है। इन चिल्ड्रन हेमेटोपोइसिस अगर इन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स सच इज द फीमर एंड टीबिया। जो फीमर एंड टीबिया जो फीट और जो हमारे पास वो है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है ना, इसके दो जो लॉन्ग बोन्स है, इसी के अंदर हमारे पास हेमेटोपोइसिस पाई जाती है चिल्ड्रन के अंदर। लेकिन एडल्ट्स में क्या होता है, फिर ये पेल्वस में, क्रेनियम में और वर्टेब्रा और स्टर्नम, इसके मैरो में भी ये हेमेटोपोइसिस हो जाती है। ठीक है, हम शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा मेडुलरी इन सम केसेस द लिवर, थाइमस एंड स्प्लीन में रिज्यूम देयर हेमेटोपोइटिक इफ नेसेसरी, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मेडुलर हेमेटोपोइसिस। कुछ केसेस में क्या होता है, लिवर, थाइमस, स्प्लीन, जो हमारे पास आर्गन्स है ना बॉडी के अंदर, आप लोग जस्ट ये याद रखें, ये जो आर्गन्स है ना ये भी काम दिखाना शुरू कर देती है इन टर्म्स ऑफ किस पॉइंट पे? हेमेटोपोइटिक फंक्शन, यानी हेमेटोपोइसिस में ये भी हेल्प करती है, जिसको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, इट मे काज दीज आर्गन्स टू इंक्रीज इन साइज सब्सटेंशियली। अगर, हमेशा याद रखिए, अगर एक्स्ट्रा मेडुलरी फंक्शन शुरू होगा ना बॉडी के अंदर एंड प्रोड्यूसिंग हेमेटोपोइसिस, तो इस केस में ये आर्गन्स हमारे पास क्या होंगे? सब्सटेंशियली, यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अहम नुक्ते पर जो है ना ये इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ओके, एज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड सेल कल्चर है या कल्टीवेशन है, तो ये थोड़ा सा रफ हुआ है ना, इसकी कोई आप लोगों की ज़रूरत नहीं है हेमेटोपोइसिस में। जस्ट हेमेटोपोइसिस में ब्लड सेल डिटर्मिनेशन है। तो ये अगर आप लोग, हम दीज आर्गन्स, एक मिनट मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, ये कौन सा स्लाइड है? 10 नंबर स्लाइड है, तो 10 नंबर स्लाइड को हम इधर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर इसमें सही आ रहा है ना तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चले इसमें भी ठीक नहीं है, सो लेट्स बाईपास इट, नो प्रॉब्लम, ये कोई वो नहीं है, बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों का जो है ना वही स्केच है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था पिछले। हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर कौन से है, यानी जब हेमेटोपोइसिस होती है ना तो इसमें कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? तो आर्गन और हार्मोन लाइक सब्सटेंस हो। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यू कैन से मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या करती है, जो कि रेगुलेशन काज करती है इनसाइड द बॉडी, खासकर खासकर किस चीज़ में? खासकर जब मेटाबॉलिज्म होती है, यानी जितने भी हमारे पास बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, इसको कम्युनिकेट करना, इसको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रखना, उसको और फिर उसको रेगुलेट करना, नॉर्मल बैलेंस में रखना, ये सब काम जो है ना ये इसका होता है, हार्मोन का होता है। और इस तरह ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर का ये मकसद होता है कि आपको जो है ना किसी भी काम में उसमें ग्रोथ करवाती है। ठीक है, दैट स्टिमुलेट बोन मेरो, और ये क्या करती है?
बोन मेरो को स्टिमुलेट करवाती है। स्टिमुलेट मीन उसको ट्रिगर करती है, उसको एक्टिवेट कराती है, उसको सर्च करती है। सर्च मीन कि उसको मतलब एक्स्ट्रा जो है ना एक्टिवेशन कराती है। टू प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड प्रमोट द प्रोलिफरेशन ब्लड सेल। तो आप हमेशा ये याद रखें कि जो हमारे पास हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स है ना, ये हेल्प करती है किस चीज़ में? हेमेटोपोएसिस में फ्रॉम द बोन मेरो। एरिथ्रोपोएटिन एपीओ, अच्छा एरिथ्रोपोएटिन क्या है? ये हार्मोन होते हैं जो क्या काज करती है? जो कि एरिथ्रोपोएसिस को बढ़ाती है। अब एरिथ्रोपोएटिन क्या चीज़ है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होते हैं जो किधर से रिलीज होते हैं? जो कि हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं। ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज के ऊपर होते हैं, उधर से ही रिलीज होते हैं, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस प्राइमरली बाय सेल्स इन द किडनी, ये देखे ना, बाय किडनी दैट इट बिटवीन द किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी ट्यूब्यूल्स की ने उस ग्लैंड के अंदर होते हैं। कंट्रोल है एरिथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करती है। रेड सेल प्रोडक्शन, जिन्हें जब रेड सेल प्रोडक्शन कम होती है ना, तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होती है और ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल को इंक्रीज कराती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर्स required for myeloid progenitor cell to become erythrocyte। थ्रोम्बोपोइटीन है, ये भी हार्मोन है जो कि लिवर रिलीज कराती है। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जो किस चीज़ की रिलीज को या किस चीज़ की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कराती है? मेगा कैरियोसाइट, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। सो द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। Growth factor initial signal transduction pathway, altering transcription factor and activate genes that determine the differentiation of blood cells। देखें, ये थोड़ा सा मोलिकुलर लेवल पे चला जाएगा, इसकी आप लोगों को कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है मेरे नज़र में। ठीक है। हेमेटोपोइसिस आरबीसीज, तो हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटोपोइसिस हमेशा याद रखें, हेमेटोपोइसिस पूरे के पूरे ब्लड के फॉर्मेशन को कहते हैं, और आरबीसीज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है। ये देखिए एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का फर्स्ट स्टेज क्या है? ये पिछले वाले स्लाइड में मैंने अभी जो स्केच में मैं आपको बता रहा था ना, फिर प्रोएथ्रोब्लास्ट, बेजोपेलिक एरिथ्रोब्लास्ट, क्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, आर्थ्रोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट, ये इसके स्टेजेस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम शॉर्टकट में एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सीन एरिथ्रोसाइट्स ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, क्या क्या कैरेक्टर्स इसके होते हैं? देखिए, द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी सीन चेंजिंग इन द एरिथ्रोसाइट व्हेन दे आर मैच्योरिंग। जब हमारे पास एरिथ्रोसाइट जो है ना बन रही होती है ना, ये वाला देखें, ये पिछले वाला स्लाइड हो, ये सबसे पहले है, ये बाद में, ये बाद में, तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही होती है? देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या है? सबसे बड़ा है इसका साइज, इसके बाद इसका साइज छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा। इसका ये मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है, जब एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, कि इसका साइज जो है ना रिड्यूस हो रहा होता है, जब इसकी मैच्योरेशन हो रही होती है। देखें, रिडक्शन इन द साइज सेल, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स इंक्रीज इन अमाउंट। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है। हमेशा याद रखें, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अब आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका साइटोप्लाज्म बड़ा होगा। जब साइटोप्लाज्म बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं वो भी इंक्रीज होंगे। स्टैंडिंग रिएक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म चेन फ्रॉम बेसोफिलिक टू एसिडोपेलिक। जब इसमें हम स्टैंड करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में हम स्टैंड करते हैं ना, इसको आप लोगों को तभी पता नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम स्टैन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो दो किस्म के स्टैन होते हैं, एक बेजोपेलिक होता है, एक एसिडोपेलिक होता है। तो जब ये मेच्योर हो रही होती है ना, तो बेजोपेलिक स्टैनिंग से ये एसिडोपेलिक स्टैनिंग की तरफ जाती है। ठीक है। इसकी ये खुद पढ़ लीजिए, इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इनिशियली द न्यूक्लियस वाज लार्ज इन साइज एंड कंटेंट ओपन क्रोमेटिन। इनिशियली जो है ना न्यूक्लियस का साइज लार्ज होता है, फिर न्यूक्लियस गायब होता है धीरे धीरे, फिर लास्ट में न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म रह जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास न्यूक्लियर होता नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू, सी यू।